Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. रिश्तों का ताना बाना जितना उलझा हुआ होता है उतना ही नाजुक भी। रिश्तों की डोर दो सिरों से बंधी होती है, विश्वास और शब्द। दोनों में से अगर एक भी फिसल जाए तो वो डोर टूट जाती है। किसे पता था कि एक रानी का मजाक जलाकर रख देगा उसका वजूद। भस्म हो जाएंगे क्रोध और प्रतिशोध की आग में उसका अपना पति और भाई, और मिल जाएगा चंबल के पानी में उसके वंश का रक्त। मालवा, दिल्ली और मुल्तान जैसे प्रांतों से घिरा हुआ राजपूताना यानी राजस्थान। यहां के शौर्य, साहस और सौंदर्य के प्रतीक ये किले और महल आज भी शान से खड़े हैं राजस्थान की पूर्व राजधानी बूंदी में। बूंदी का किला राजपूताना वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। यहां की चित्रशैली, नक्काशी और बनावट में मध्यकालीन राजस्थान की जाने कितनी ही कहानियां रची बसी हैं। और तारागढ़ किला भी हाड़ा शान का वो प्रतीक है जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने यह कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह किला मनुष्यों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने बनाया है। यहां के हर पत्थर ने इतिहास को बनते हुए बहुत करीब से देखा है। लेकिन बूंदी का गौरव, तीर्थ की पहाड़ी पर एक स्मारक अपना सर शर्म से झुकाए खड़ा है। राजपूतों में विवाह मात्र दो आत्माओं का मिलन नहीं होता था, बल्कि दो परिवारों का, दो कुलों का मिलन हुआ करता था। और राजपूत लोग विवाह के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे रहते थे। प्रत्येक राजपूत परिवार की, प्रत्येक राजपूत वंश की यह हार्दिक कामना होती थी कि वे अपने से ज्यादा शक्तिशाली वंश में अपने लड़के या लड़की की शादी करें, ताकि उन्हें अपने समधी पक्ष से हर संभव मदद मिल पाए। ऐसा ही एक मिलन हुआ बूंदी के राजा राव सूरजमल की बहन सूजाबाई और मेवाड़ के राणा रतन सिंह के बीच। और बदले में राव सूजामल ने राणा की बहन को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन किससे पता था कि रिश्तों की ये डोर जल्द ही गले का फंदा बनने वाली थी। दिलेर, निडर और अपनी प्रजा के चहीते राव सूरजमल, राजपूतों में इनको एक सच्चा शूरवीर माना जाता था। चारण साहित्य हमको बताता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के हाथ उनके घुटनों के नीचे जाया करते थे और इसीलिए भगवान राम को आजानु बाहु कहकर संबोधित किया जाता है। और ऐसे ही हमारे नायक सूर्यमल के हाथ भी घुटनों से नीचे थे, इसीलिए उनको भी आजानु बाहु कहकर संबोधित किया गया। दूसरी तरफ मेवाड़ घराने के महाराणा राजा रतन सिंह, सिसोदिया राजपूत खानदान के वो चिराग जिसकी लौ कभी अपने वंश को चमका नहीं पाई, अपनी गद्दी को लेकर हमेशा आशंकित रहते थे और सुना है कान के कच्चे भी थे।
बड़े से बड़े और ताकतवर आदमी की भी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और राव सूरजमल की भी एक ऐसी ही कमजोरी थी। उस समय के ज्यादातर राजाओं और शासकों की तरह उन्हें भी अम्ल यानी अफीम की आदत थी। मध्यकाल में राजपूतों में अफीम खाने का प्रचलन बहुत ज्यादा था और इसे सम्मान की बात मानी जाती थी कि जब दरबार में अफीम परोसा जाता था, चाहे मौका खुशी का हो या मौका गम का हो, अफीम परोसना उस दौर का एक प्रिय शगल था। उस समय राव सूरजमल राणा रतन सिंह के मेहमान के रूप में चित्तौड़ में ही थे। तब उस अफीम के नशे में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। हर रोज की तरह इस रोज भी वो अफीम का सेवन करने के बाद दोपहर की नींद का आनंद ले रहे थे कि राणा रतन के एक मेवाड़ी सामंत ने उनके कान में एक तिनका डालने की जुर्रत की। अफीम का तेवर था कि राव सूरजमल का अहम, लेकिन उस अदने से दरबारी का ये उपहास मानो एक काले नाग के फन पर हाथ रखने बराबर था। राव सूरजमल ने अपना खंड घुमाया और उस उद्दंड सामंत को वहीं ढेर कर दिया। राजपुताने में यह कहा जाता है कि जहरीले सांप के फन को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, भूखे शेर को कभी तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उस सामंत ने यह काम कर दिया था। उस सामंत का एक बेटा था पूरणमल, जिसने उस समय अपने पिता की हत्या का कड़वा घूंट पी लिया। और वक्त के साथ वो राणा रतन का खास बन गया और अब राव सूरजमल का सर्वनाश उसका मकसद बन गया। बूंदी के इतिहासकारों के अनुसार पूरणमल राणा के दुश्मनों और राव सूरजमल की साठ गांठ और दोस्ती के झूठे किस्से सुनाकर राणा के कान भरते रहे। राव सूरजमल की वीरता के किस्से वैसे ही राजपूताना में मशहूर थे। एक दिन राव ने चित्तौड़ में ही एक भैंसे का शिकार किया, जिस पर एक मेवाड़ी रानी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और पूरणमल को राणा के कान भरने का एक और मौका मिल गया। उसने उस मेवाड़ी रानी और राव सूरजमल के अनुचित संबंधों की मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर राणा को यह विश्वास दिलाया कि राव सूरजमल का चित्तौड़ में इतने दिन ठहरना इसी कारणवश था। इस पर राणा आग बबूला हो उठे। यह न सिर्फ उनकी बहन का अपमान था जो कि राव की पत्नी भी थी, बल्कि पूरे मेवाड़ का अपमान था। रिश्तों का ये ताना बाना वैसे भी काफी जटिल था और नाजुक भी। ऐसे में जरा सी ऊंच नीच से रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगती। सूजाबाई, राणा रतन की पत्नी और राव सूरजमल की बहन, यूं तो उन दिनों की रीत के अनुसार वो राणा पर अपनी जान छिड़कती थी और अपने कर्तव्य का पूरा पालन भी करती थी, लेकिन एक हाड़ा राजपूतनी के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना कोई आसान बात नहीं थी और सूजाबाई को अपनी हाड़ा वंशावली पर बहुत गर्व था। राजपूत कुल की महिलाएं जहां पर अपने ससुराल के सम्मान के प्रति सजग रहती थी, वहीं पर वो अपने पीहर पक्ष की बुराई भी कभी सुनना पसंद नहीं करती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां पर राजपूत कन्याओं ने, राजपूत महिलाओं ने अपने पीहर पक्ष की अच्छी बातों को भी उभार कर सामने लाने की कोशिश की।
कभी कभी गर्व और घमंड के बीच की लकीरें साफ नहीं होती और राणा को भी सदा इसी बात की चुभन रहती थी कि उनकी रानी उनसे ज्यादा अपने भाई का सिक्का मानती थी। पहले अफवाहें और फिर अपनी ही पत्नी के ताने। राणा रतन सिंह को लगा कि हर बात पर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और धीरे धीरे राणा के मन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और फिर वो घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। उस दिन सूजाबाई ने बड़े प्यार से अपने राणा और अपने राव के लिए एक राजसी दावत की तैयारी की। खाने में कुछ कमी न रह जाए, इसलिए सूजाबाई ने खुद खड़े होकर अपनी देखरेख में सारे भोजन की तैयारी करवाई और अपने हाथों से अपने पति और अपने भाई की थाल भी सजाई। जब व्यंजन बन जाने के बाद उनका भाई सूरजमल वहां पर भोजन के लिए आया और साथ ही साथ जब राणा रतन सिंह भोजन करने के लिए बैठे तो रानी में प्रेमवश, दोनों के प्रति प्रेमवश, एक तरफ पति का प्रति प्रेम था और वहीं दूसरी तरफ भाई के प्रति प्रेम था। उन्होंने दासी को हटाकर स्वयं दोनों को पंखा झलना शुरू कर दिया। राव सूरजमल ने भोजन का पूरा आनंद उठाया और थाली में रखी एक एक चीज साफ कर गए। आखिर बहन ने सब कुछ इतने प्यार से किया था, भाई को उसका दिल तो रखना ही था। पर राणा का मिजाज तो उन दिनों वैसे ही उखड़ा उखड़ा सा था। बेचारी सूजाबाई दिन रात जिस दावत की तैयारी में लगी रही, उनके पति ने उसमें जरा भी रुचि नहीं दिखाई। रतन सिंह व्यंजनों को बड़े अनमने भाव से खा रहे थे। रोटी का कौर तोड़ते, व्यंजन का कौर तोड़ते और वापस थोड़ा सा चक्कर रख देते। खाने में उन्हें आनंद नहीं आ रहा था। अब रूठना मनाना तो हर पति पत्नी के बीच चलता ही रहता है। तो न कर वो अपने राजा से बोली कि भैया तो एक शेर की तरह सारा खाना खा गए और राणा तो बस एक बालक की तरह मुंह मारकर हट गए। राणा रतन सिंह तो वैसे ही जले भुने बैठे थे। सूजाबाई के इस मामूली से मजाक ने मानो उन पर नमक रगड़ दिया। एक पुरुष ईगो, एक क्षत्रिय का ईगो और एक राजा का ईगो यहां पर हर्ट हो चुका था और रतन सिंह ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए योजना बनानी शुरू की और इस आग में घी डालने का काम किया गया पूरणमल के द्वारा। और जिस ख्याल से वो इतने दिनों से खेल रहे थे, अब वो राणा के दिल में घर कर गया। राव सूरजमल का अंत। और फाल्गुन के महीने में राणा रतन सिंह मेहमान बनकर राव सूरजमल के महल आए और अगले दिन तड़के ही आहारिया यानी शिकार का कार्यक्रम तय हुआ। लेकिन उस रात के सितारे बूंदी महल के कानों में फुसफुसाते हुए एक और कहानी सुना रहे थे। एक भूली बिसरी दास्तान, एक सती के श्राप की दास्तान। ऐसा कहा जाता है कि एक राजपूत महिला ने सती होते समय यह शाप दिया था कि जब कभी मेवाड़ के महाराणा और बूंदी के हाड़ा साथ साथ शिकार खेलने के लिए जाएंगे तब तब अनिष्ट होगा। एक लंबे समय तक मेवाड़ के महाराणा और बूंदी के हाड़ाओं ने इस शाप का पालन किया और कभी साथ शिकार खेलने नहीं गए। लेकिन अब शायद वो शाप अपना असर दिखाने वाला था। राजस्थान की किस्से कहानियों के बारे में यही तो पता नहीं चलता कि कितना तथ्य है और कितना काल्पनिक। बुमादा के सती की कहानी सबके लिए मात्र एक दिलचस्प किस्सा ही थी। तभी तो अगले दिन सूरज उगते ही राव और राणा बूंदी महल से नंदता के जंगलों की ओर निकल पड़े।
पर ये कोई नहीं जानता था कि इस फाल्गुन शिकारी ही शिकार बनकर रह जाएगा। राणा रतन सिंह और राव सूरजमल दोनों ही शिकार के शौकीन थे। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए महाराणा रतन सिंह ने आदेश दिया कि जितने भी सैनिक हैं दोनों पक्षों के, वो जानवरों को भगाएं। ढोल की आवाज से, नगाड़ों की आवाज से। शायद उनके मन में यह था कि ऐसा करने से सूरजमल अकेला रह जाएगा उस जंगल में और उन दोनों के बीच में कहीं और कोई नहीं होगा। ये योजना काम कर गई और दोनों ही पक्षों के सैनिक अपने अपने शासकों को छोड़कर जानवरों को भगाने के लिए निकल पड़े। राव और राजा की दो टुकड़ियां चंबल की घाटियों की ओर निकल पड़ी। राजसी टोली अपने ढोल मंजीरों से भंग करती हुई सभी जानवरों को गुफाओं और बिलों से बाहर खदेड़े जा रही थी। कुछ ही देर में शेर, बारहसिंघे, खरगोश, हिरण, नीलगाय, लोमड़ी और भेड़िया नंदता की पहाड़ियों में छलांगे भर रहे थे। शिकार का उल्लास, उत्साह और उत्तेजना मदमस्त करने वाली थी। जोश सबकी रग रग में समा रहा था और राव सूरजमल का पूरा ध्यान शिकार पर था, इस बात से बेखबर कि निशाना आज उन्हीं पर साधा जा रहा था। जब पहला तीर पूरणमल के धनुष से जंगल को चीरता हुआ राव की तरफ पहुंचा तो उन्हें लगा कि शायद कोई भूल है, लेकिन दूसरे तीर पर विश्वासघात साफ लिखा था। राव सूरजमल को संभलने का मौका मिले इससे पहले ही पूरणमल राव की तरफ लपके और उन पर अपने खंड से जानलेवा हमला कर दिया। पर राव ने उनके ही खंड से उन्हीं पर वार कर पूरणमल को वहीं ढेर कर दिया। राणा को यह नहीं पता था कि मौत से जूझ रहे राव सूरजमल की बाजुओं में अब भी जान बाकी थी। और फिर जैसे ही राणा उनके करीब पहुंचे, राव ने राणा की पोशाक पकड़ एक जोरदार झटका दिया और अगले ही पल अपना खंजर बूंदी ने मेवाड़ के सीने में घोंप दिया और पीछे रह गए 3 बेजान शरीर। जब यह खबर नंदता के जंगल से बूंदी के महल पहुंची तो दीवारों का सीना भी कांप उठा, लेकिन उस मां का सीना नहीं कांपा जिसने उस शूरवीर को जन्म दिया था। जब इस हत्याकांड की जानकारी सूरजमल की माता श्री को दी गई तो एकदम उन्होंने पहला प्रश्न ये किया कि क्या मेरा बेटा अकेला मरा है। तब उनको बताया गया कि नहीं, आपका बेटा अकेला नहीं मरा है, बल्कि उसने अपने हत्यारे को भी मार दिया है। तो उस शतरानी के चेहरे पर संतोष के भाव आए और उसने कहा कि हाँ, मेरा बेटा राजपूत था, वो अकेला नहीं मर सकता, अपने हत्यारे को मारकर मरा है। ये जानकर मुझे बहुत चैन और सुकून मिल रहा है। जिस धरती पर राव सूरजमल और राणा रतन सिंह का रक्त टपका था, गौरव तीर्थ की उसी पहाड़ी पर खड़े ये स्मारक आज भी धोखे और फरेब की वो दर्दनाक दास्तान सुना रहे हैं। लेकिन इस हादसे का एक शिकार और भी था। खुद राव सूरजमल की बहन और राणा रतन सिंह की पत्नी सूजाबाई। प्रतिशोध की जिस ज्वाला में राणा और राव भस्म हो गए, आग के उन लपटों में उनकी पत्नियों को भी सती होना पड़ा। यूं तो सती की प्रथा बूंदी से बहुत पहले ही मिट गई, और उसके कुछ किस्से आज भी बूंदी के लोगों को याद हैं। यदि उसकी पति की मृत्यु हुई तो वह 16 श्रृंगार करती। 16 श्रृंगार करके यदि उसके 5 रानियां हैं तो 5 रानियां 16 श्रृंगार करती। यदि उसकी मृत्यु, उसके पति की मृत्यु यहीं हुई है तो वो उसकी चिता पर बैठती। यदि उसकी मृत्यु यहां नहीं हुई और कहीं दूसरी जगह हुई है जहां पर युद्ध करते हुए वो खेत रहा है, मारा गया है, तो वो उसकी निशानी लेकर और चिता बनाकर और फिर उसमें वहां पर सती हो जाती, अपना समर्पण कर देती वो अपने पति के प्रति कि यहां जमी पे नहीं तो स्वर्ग में मिलेंगे। एक पति के साथ की गई गुस्ताखी। कान का कच्चा एक राजा
और समय असमय कही गई एक बात। समय का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि फिर 4 जिंदगियों को जलाकर ही थमा, और इस सब की बूंदी और मेवाड़ को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक छोटे से मजाक ने, एक हल्के से व्यंग ने आखिरकार 2 परिवारों को, 2 राजपूत वंशों को तबाह कर दिया और इतिहास को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। चाहे वो एक पत्नी का मजाक था जो एक पति सह नहीं पाया, या फिर एक कमजोर राजा जिसे खुद अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं था। रिश्तों की डोर जब भी किसी कमजोर इंसान ने थामी है तो इतिहास ने उसकी एक ही कीमत मांगी है, रक्त।